History Chapter 1 The French Revolution Class 9th French Revolution is considered as the most important landmark in human history. ऐसा इसलिए कहते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ह्यूमन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क छोड़ के गया कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ थे, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ उससे जो आइडियाज़ निकले वो आज पूरी जितने भी कंट्री है वर्ल्ड में वो सब उसी आइडिया से अपने कंट्री की पावर को डिवाइड करती हैं. जैसे कि हमारे इंडिया में जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने कहा है कि जो पावर्स है वो किसी एक के पास नहीं रहनी चाहिए, ये हॉरिजॉन्टली सब में डिवाइड हो जानी चाहिए. कैसे? जैसे आधी पावर लेजिस्लेटिव के पास, आधी एग्जीक्यूटिव के पास और आधी जुडिशरी के पास. तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था ये हुआ था 1789 को. तो जो 1789 की जो डेट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है या ईयर है जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो या कहीं पे अटैक हो या कुछ भी हो, वो इसी ईयर में और इसी डेट में हुआ. तो जो फ्रेंच सोसाइटी है ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी वो कैसी थी? तो एक टर्म था उस समय लेट 18th सेंचुरी में एक टर्म था और उसका टर्म का नाम था ओल्ड रेगिमी. इज़ यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बिफोर 1789. तो एक ओल्ड रेगिमी था, उसका मतलब था एक नहीं तो फ्रांस की कोई सोसाइटी नहीं तो फ्रांस का कोई इंस्टीट्यूशन. तो 1789 तक ये वर्ड था. उसके बाद वो वर्ड को हटा दिया गया कि नहीं ये वर्ड थोड़ा अनइक्वलिटी ला रहा है, इसे हटा देना चाहिए, तो वो हट गया था. तो 1789 वॉज तो फ्रांस जो थी, फ्रांस की सोसाइटी थी, फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो डिवाइड हुई 3 स्टेट में. हेंस फ्रांस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स. जो 3 एस्टेट्स थे उनके नाम थे फर्स्ट स्टेट्स, द सेकेंड स्टेट्स एंड द थर्ड स्टेट्स. तो जो फर्स्ट स्टेट था उसमें द फर्स्ट स्टेट्स कंसिडर्ड एज द क्लर्जी कम्युनिटीज और क्लर्जी पर्सन्स. द क्लर्जी वर द इम्पैक्ट फ्रॉम पेइंग टैक्स टू द किंग. तो जो ये क्लर्जी कम्युनिटी के जो पर्सन थे, जो लोग थे, ये टैक्स नहीं इनमें टैक्स माफ़ था कि आप टैक्स मत दीजिए किंग को. ऐसा क्यों था? क्योंकि इनके पास बाय बर्थ एक प्रिविलेज थी कि आप टैक्स नहीं दे सकते, आप एक अच्छे बिलोंगिंग टू रिच फैमिली, सो आप टैक्स नहीं दे सकते. ऐसे ही एक सेकेंड स्टेट था, वो कंसिस्ट था नोबिलिटी कम्युनिटी का. वो एक स्टेट था, एक सोसाइटी थी. उस जो नोबिलिटी मैन थे, नोबल मैन्स थे, इनके पास भी एक बाय बर्थ प्रिविलेज था कि आप किंग को टैक्स मत दीजिए, ये आपके ऊपर है. तो अब टैक्स कहाँ से आएगा? जब फर्स्ट स्टेट के लोग नहीं दे रहे, सेकंड स्टेट के लोग नहीं दे रहे, टैक्स कहाँ से आएगा? टैक्स आते थे द थर्ड स्टेट्स थे. थर्ड स्टेट्स में कौन कौन थे? बिग बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, कोर्ट ऑफिशियल्स थे, लॉयर्स थे, पीजेंट्स थे, आर्टिशियंस एंड मैनी मोर. द थर्ड स्टेट कंसिस्ट ऑफ बोथ रिच एंड पुअर. मतलब ऊपर वाले जो 2 स्टेट्स हैं, द फर्स्ट स्टेट एंड द सेकेंड स्टेट्स, ये जो थे ये सिर्फ रिच कम्युनिटी थी, यहाँ पे सिर्फ रिच लोग ही थे. लेकिन थर्ड स्टेट तो जहाँ इसमें आ गए, पुअर भी आ गए और रिच भी आ गए. तो अब जो जितने भी टैक्सेस थे, चाहे वो फूड के टैक्स हो, वाटर टैक्स हो या फिर चर्च टैक्स हो या डायरेक्ट टैक्स हो, ये सब देते थे थर्ड स्टेट्स के लोग. तो यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और डेफिनेशन भी है. जैसे पहला है लिवरी क्या था? ये थी यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ फ्रांस बिफोर 1794. तो 1794 के पहले तक जो फ्रांस की करेंसी थी उसका नाम था लिवरे. सेकंड क्लर्जी क्या है? ये क्लर्जी जो है ग्रुप ऑफ पर्सन है इन्वेस्ट विथ स्पेशल फंक्शंस इन दी चर्च. थर्ड है थीथे क्या था? अ टैक्स लेव्ड बाय द चर्च इज नोन एज थीथे. और जो थीथे था ये कौन देता था? ये देते थे थर्ड स्टेट्स के लोग. अब आता है थाली जो था अ डायरेक्ट टैक्स टू बी पेड टू द स्टेट. यानी जो टैक्स था वो पेड करते थे. कौन पेड करते थे? थर्ड स्टेट के लोग. किसको करते थे? नोबल मैंस को, यानी सेकेंड स्टेट के लोगों को. फिर एक टर्म आया उसी एरा में, एक बहुत टर्म आया जिसका बहुत चर्चा हुई कि ये टर्म तो बहुत मतलब जिससे बात करते थे सबके पास ये टर्म, उनको पता था कि ये टर्म का मतलब क्या है, और ये टर्म था सब्सिस्टेंस क्राइसिस. तो ये जो था ये क्राइसिस था, एक टाइप का एक क्राइसिस था जिसमें
ये क्या होता था, अन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवहुड वेयर आर इन डेंजर। मतलब जो जीने की एक चीज़ है, मतलब उससे हमको जीना है। अगर मैं आपको बोलूँ खाना अगर हमारे दुनिया में नहीं रहता तो क्या हम जी पाते? नहीं जी पाते। तो सब एक एरिया में जब सर्वाइव करना कम हो जाता है, सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि लाइवहुड के चीज़ें नहीं रहते हैं सर्वाइव करने के लिए, तो उस समय उस एरा को बोलते हैं, उस क्राइसिस को बोलते हैं सब्सटेंसेस क्राइसिस। फिर एक सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट टैक्स क्या था? सॉल्ट टैक्स नोन एज गेबल। सॉल्ट के लिए भी टैक्स देने पड़ते थे और टैक्स का नाम था गेबल। और कौन देता था ये टैक्स? थर्ड स्टेट्स के लोग। यहाँ पे आप जितना भी देखिए, जितने टैक्स हैं वो सब थर्ड स्टेट के कम्युनिटी ही देती थी। फिर सम इम्पॉर्टेंट डेट्स है या ईयर है। 1774 लुइस 16 बिकम अ किंग ऑफ फ्रांस। और लुइस 16 जो है 1774 में किंग बन गया, और एज थी लुइस 16 की 20 ईयर्स। और ये जो थे ये बॉर्बन फैमिली थी, उनसे बिलोंग करता था। तो अब इसकी शादी हुई एक ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस से, नाम था मैरी एंटोनिन। फिर सेकेंड ईयर है 1789, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। कन्वेंशन ऑफ स्टेट्स जनरल, यानी इस 1789 में मीटिंग करवाई गई किसकी किसकी? लुइस 16 और स्टेट जनरल की। और ये मीटिंग जो थी ये लास्ट हुई थी 1614 को, और अब हो रही है 1789 को। द थर्ड स्टेट फॉर्म नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली बना लिए थे कि हाँ ये तो गलत बात है कि हम ही सारा टैक्स पे करें, और बहुत सारी अनइक्वलिटी भी थी थर्ड स्टेट के साथ जो आगे है। फिर बिस्टल इज इन स्ट्रोम, यानी बिस्टल में अटैक हो चुका था। एंड पीजेंट रिवॉल्ट्स इन द कंट्री साइड। पीजेंट्स भी रिवॉल्ट करना चालू कर दिए थे कंट्री साइड में। 1791 कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड। 1791 को जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे फ्रांस का एक कॉन्स्टिट्यूशन था, फ्रेम हुआ 1791 को। फोर्थ है 1792 से 1793। ये एरा जो था, ये 1 ईयर जो था, इसे हम कहते थे द रीन ऑफ टेरर। फ्रेंच बिकम अ रिपब्लिक। यहाँ पे फ्रेंच को एक रिपब्लिक भी मिल गया, एक टैग मिला कि हाँ आज अब इसके बाद फ्रांस जो है अब वो रिपब्लिक हो चुका है। द किंग इज़ बिहेडेड, यानी इसके बीच, ये रीन ऑफ टेरर के बीच ही जो किंग था उसे मार दिया गया। और मारा किसने? रॉबेस्पियर ने। सिर्फ ये नाम है रॉबेस्पियर, ये आप याद रख लीजिए। और जब भी टेस्ट में पूछता है कि 1792 से 1793 के पास क्या था, तो रीन ऑफ टेरर था। रीन ऑफ टेरर किसकी वजह से था? तो ये किसकी वजह से था? रॉबेस्पियर की वजह से था। फिर 1804 नेपोलियन बिकम एम्पायर ऑफ द फ्रांस। तो 1804 के बाद नेपोलियन के पास पावर आ गई फ्रांस में रूल करने की। लेकिन 1815 को नेपोलियन बोनापार्टे का डेथ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एक वाटरलू एक चीज़ थी, उनसे वो डिफीट हो गए और वो मर गए। फिर फिलोसोफर्स की बात करते हैं। चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू। जो चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू थे बहुत फेमस फिलोसोफर है। तो ये जो थे अ नोबल मैन बाय बर्थ, ये नोबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे बाय बर्थ। ही बिकम अ लॉयर एंड अ जज। He preferred constitutional monarchy in France. He proposed the theory of separation of power within the government with the legislative, executive, and the judiciary. In his book, the name of the book is The Spirit of the Laws. जॉन लॉके, सेकेंड वाले का हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जॉन लॉके के बारे में पढ़ते हैं। तो ही वॉज अ ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर। ही रोट अ बुक नेम टू थ्रेड्स ऑफ गवर्नमेंट। ये बुक का आपको बस एक नाम याद रखना है, और ये 101% इस बार आपको पूछेगा ही, इसको आप अच्छे से रट लीजिए। फिर सेकंड था रूसो। ही इज़ अ रिगार्डेड एज द ओरिजिन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये जो रूसो था, इसने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आगे बढ़ते हैं, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो ऑन 5 May 1789 लुई 16 कॉल्ड टुगेदर an assembly of the state general to pass proposal for a new taxes. The first state and the second state had sent 300 representatives each. They were seated at a row facing to each other. तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे, इन्होंने
300 रिप्रेजेंटेटिव बैठा और ये 300 लोग बैठे हुए थे, 300 लोग बैठे हुए थे। लेकिन जो थर्ड स्टेट था वो भी कम नहीं था, उसने भी 600 रिप्रेजेंटेटिव भेजे, लेकिन दे रिक्वायर्ड टू स्टैंडिंग एट दी बैक, यानी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग तो बैठे हुए थे, लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों को खड़ा कर दिया था। और किसके पीछे खड़ा किया था? फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के बीच में। तो इस टॉपिक के बाद ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक इट। थैंक यू।